नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज का जो विषय है वो है आज की रिकवरी। क्या आज की रिकवरी के पीछे रुक पाएगा ये निफ्टी या नहीं रुक पाएगा? इसके पीछे का क्या कारण है जो इतनी रिकवरी देखने के लिए मिली? या डोनाल्ड ट्रंप फिर अच्छा बोल दिए हैं भारत के लिए, ये भी एक विषय है। दूसरा, भारत की और जो चाइना की मीटिंग थी, क्या उसमें चाइना ने भारत के लिए यूरिया का जो एक्सपोर्ट था वो खोल दिया है? विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले संतोषजनक खबर से शुरुआत कर लेते हैं। भारत को लेकर के चाइना ने उदारवादी नीति अपनाई है और भारत को दिए जाने वाला यूरिया है ना, उसको लेकर के चाइना उदार हुआ है। उसको उदार हुआ है तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जल्द ही रियल अर्थ मटेरियल के लेवल भी कोई ना कोई बात बन सकती है। चाइना अब यूरिया को लेकर के जो भारत में दिक्कतें चल रही थी, शायद चाइना से बातचीत के जल्दी वो निपट सकती है। दूसरा, अब अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? देखो क्या है, 26 सितंबर में UNGCA की मीटिंग है, मतलब बैठक है। उस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हो सकता है कि 26 सितंबर में अगर वो जा रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप से बात हो। इसी बीच में जो अमेरिका का एक डेलीगेशन है जो भारत आने वाला है, उससे भी बातचीत चल रही है। अब भारत के लिए ऐसी पॉजिटिव खबर क्या रही जो बाजार इतना ऊपर रहा? देखो, पॉजिटिव खबर एक नहीं थी, 4-5 पॉजिटिव खबर है जिस कारण से बाजार में आज ऊपर देखने के लिए मिला। देखो, जो PSU बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक है, जैसे केनरा बैंक है, SBI है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, उन बैंकों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। क्या है, जो CPI का आंकड़ा आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा आया है वो आया बहुत ही अच्छा। मतलब हमने 2.2% का अनुमान लगाया था, 1.5% आई है महंगाई। और जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो नेगेटिव में आई है। और जो कोर महंगाई है, देखो महंगाई भी 3 तरह की होती है। एक तो होती है, आपने देखता हो, फूड इन्फ्लेशन। दूसरा होता है हमारी जो कोर महंगाई। अगर कोर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या है कि कंजप्शन नहीं होगा तो बिक्री नहीं होगी। तो वो बढ़ी है, जो बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ी है। और जो महंगाई है वो घट के आई है, जो कि बैंकों के लिए बहुत अच्छा है। आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है उसमें हो सकता है रेपो रेट में फिर से रेट कट कर दिया जाए, जो तुम्हारे ये बैंक हैं, जो PSU सेक्टर बैंक हैं, इनके लिए अच्छी खबर है। बस एक दिक्कत क्या आ रही है कि ये बैंक बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बैंकिंग जो इंडेक्स है ना, उसमें इनका ज़्यादा रोल प्ले है नहीं। एक्सिस बैंक, ICICI और वो तुम्हारा HDFC, इन 3 का ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, तो इसीलिए ये ज़्यादा उठा नहीं पाते। नहीं तो इंडेक्स वाइज अभी ये ना बिल्कुल सपोर्ट जोन पे है बैंक निफ्टी। इसके नीचे और ऊपर किधर भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस है ना वो ऊपर के ही हैं, क्योंकि जो CPI का आंकड़ा आया वो बेहद अच्छा आया। दूसरा, जो डॉलर इंडेक्स है वो 98 में बना हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं बाजार को एक हेज मिलता है। जो तुम्हारा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल 66 पे बना हुआ है। और जो नेस्डैक है, नेस्डैक कल लाइफ हाई बनाया उसने, मतलब 400-500 पॉइंट उनका डाउजोन चढ़ गया, 200 पॉइंट नेस्डैक चढ़ गया। तो उसने जो IT के स्टॉक है ना, उनको एक हेज प्रदान किया, मतलब उन्हें ऊपर उठाने में उसका भी एक मुख्य योगदान रहा। देखो क्या है, वर्ष 2022 से लेकर 12 से लेकर के पहली बार जो FII है ना, उसकी जो इंडेक्स पोजीशन है ना, लॉन्ग पोजीशन, वो 7% पे आ गई है। मतलब उनको इतनी पोजीशन तो उन्होंने कोविड के समय में भी नहीं रखी अपनी। लेकिन एक चीज़ और अच्छी हुई है। अच्छी क्या हुई है साथियों, कि जो हमारा म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है ना, वो जुलाई में 40,000 करोड़ रुपए का आया। जो SIP के माध्यम से जो ओवरथ्रू पैसा आया ना भारत में, वो आया 28,464 करोड़ रुपया, लगभग 2%। अब आप सोच रहे हो कि यार FII का बिकवाली करने के बाद में बाजार नहीं गिर रहा। कारण है कि डोमेस्टिक पैसा आ जा रहा है। आप बताओ, पिछले महीने जुलाई में 47,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की FII ने। उसके अगेंस्ट में जो DII है उसने 61,000 करोड़ रुपए का माल खरीदा। अगर बल्क डील, IPO, इन सबको हटा दें, अगर आप DII की बिकवाली निकाल लो तो बाजार को 2,000 पॉइंट नीचे ले आएगा कम से कम FII की बिकवाली। तो FII जितना बेचते हैं उससे ज़्यादा खरीद लेते हैं DII। अगर हम फ्राइडे की बात करें, थोड़ा सा कमोडिटी पर भी नज़र डालेंगे FII की बात करके, तो 3398 करोड़ रुपए की बिकवाली की FII ने। हालांकि इंडेक्स में फ्यूचर खरीदे हैं उन्होंने लगभग 452 करोड़ रुपए के आसपास में। उसी के अगेंस्ट में 3500 करोड़ रुपए की खरीदारी की DII ने। आज की बात करें तो 3300 करोड़
रुपए की तो खरीद बिकवाली की है तुम्हारे एफआईआई ने, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, और जो डीआईआई है उन्होंने 5600 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। तो मतलब जितना एफआईआई बेचते हैं उससे ज़्यादा डीआईआई खरीद लेते हैं। अब बात करें कमोडिटी की, सोना जो है हमारा 1 लाख पे बना हुआ है, सोना ऊपर से फिसला है, 2-3 हज़ार रुपये फिसल गया है। चांदी 1,13,000 रुपये पर केजी पे बनी हुई है। रुपया हमारा थोड़ा सा मजबूत हुआ है, 86 रुपये 27 पैसे पर आया है। और बात करें विक्स की, तो विक्स जो है 13 रुपये बना हुआ है। डॉलर 98 पे है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और बल, यही मेन कारण है कि आपको जो बाजार के अंदर मूवमेंट दिख रहा है। लॉन्ग टाइम का जो शॉर्ट पोजीशन है ना निफ्टी की, वो वीक है लंबे समय की। ट्रेंड अगर आप लंबे समय का ट्रेंड देखोगे तो इसका मेजर 24,450, मतलब 24,000 का जो मेजर लेवल है ना, ये बाजार को दशा और दिशा देने वाला लेवल है। अगर 24,450 के नीचे बाजार, या 24,300 मान लो आप, अगर निफ्टी ने 24,300 को नीचे की ओर तोड़ दिया ना, तो फिर आपको 500-600 पॉइंटों की रिस्क खुलती है। 500-600 पॉइंट नीचे निफ्टी जाएगा। और बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि देखो एसबीआई का रिजल्ट अच्छा है, केनरा के रिजल्ट आए हैं, सीपीआई का जो आंकड़ा आया है वो अच्छा आया, मतलब महंगाई नहीं है। तो अगले बार जो आने वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है उसमें रेट कट होने की गुंजाइश लगती है। यूएस में जो सीपीआई का आंकड़ा है वो उल्टा आ रहा है, मतलब जो अमेरिका का सीपीआई का आंकड़ा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वहाँ महंगाई बढ़ रही है। महंगाई नहीं है, जो टैरिफ टेरर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि ट्रंप ना अब जो जयराम पवेल है ना, उस पर ब्याज दरों को कम करने का अब दबाव बना सकते हैं कि भाई अब तुम ब्याज दरों कम करो। अब बात करें कॉपर और जिंक की, तो कॉपर जिंक जो है 3 हफ्ते के सबसे उछले स्थान पर बना हुआ है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं। देखो पीएसयू बैंक का ना ज़्यादा इक्विपमेंट है नहीं, ज़्यादा वेटेज नहीं है बैंक निफ्टी में। नहीं तो जिस तरह से पीएसयू बैंकों के लिए अच्छी खबर थी ना, उस तरह से पीएसयू बैंक की इंडेक्स को ऊपर ले जाए। पर क्या है कि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है और जो वेटेज नहीं है, मतलब अगर बैंक निफ्टी 56,000 रुपये, तो लगभग 40% से ज़्यादा का वेटेज जो है ना, वो इन 3 बैंकों का ही हो जाता है, हमारा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और तुम्हारा एक्सिस बैंक। इसलिए अब सितंबर में जाने वाले हैं मोदी जी। मोदी जी देखते हैं क्या कहेंगे क्या, हो सकता है डील को लेकर के कोई ना कोई बातचीत हो जाए। 15 अगस्त जो कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप में की अलास्का की बात होने वाली है, अलास्का में पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की। जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो कुछ भी बयान देते हैं। उन्होंने बयानों में कहा है कि मैं चाहूँ तो 2 मिनट में युद्ध रुकवा दूँ। मतलब उन्हें कुछ भी कह के अपने ना उसमें रहना है, न्यूज़ में रहना है। आप बताओ, जिस युद्ध को 3 साल तक चलते चलते हो गए, क्या वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा? उनका कहना ऐसा है, मैं पुतिन से बोलूँगा, पुतिन से युद्ध विराम कर दे, वो बोल देगा हाँ ठीक है, युद्ध विराम कर दिया। ऐसा नहीं होगा। जिसके लिए आप बात कर रहे हो, आप जो यूक्रेन के लिए बात करने जा रहे हो, यूक्रेन वहाँ पे है नहीं। तो जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा फैसला ना लिया जाए जिसमें जो यूरोप की अस्मिता को खतरा आ जाए। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप उसे बोल देते हैं कि जहाँ तेरी सीमा है वहीं से अपना बॉर्डर मान ले, अब तो रूस हो गया, उससे आगे का यूक्रेन हो गया, तो उससे जो यूरोप के देश हैं उनमें खतरा है कि कहीं ना कहीं ये फिर से समस्या खड़ी कर देंगे। यूक्रेन बोल रहा है कि मुझे भी रखो। यूक्रेन किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मुझे शांति पुरस्कार चाहिए किसी भी कीमत पे, ये शांत करो, युद्ध शांत होगा तभी मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा। जैसे जैसे नोबेल पुरस्कार की डेट नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे डोनाल्ड ट्रंप के अंदर की जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा या बेनतीजा निकलेगी? देखो क्या है कि अगर पुतिन भी चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, भारत की तरफ से भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि भाई युद्ध को रोका जाए, क्योंकि भारत के ऊपर भी इंटरनली प्रेशर है। और अब भारत को ना जो सजा है वो ये नहीं है कि तो मैंने रूस से तेल ले रहे, रूस से तेल तो चाइना भी ले रहा है, टर्की भी ले रहा है, जो और भी देश हैं, यूरोप के देश भी हैं। उसे दिक्कत ये है कि इतना बड़ा देश जो दोनों परमाणु संपन्न देश थे, उसके बाद जब ये लड़े और एक दूसरे के न्यूक्लियर संपन्न होने के बाद में भी डोनाल्ड ट्रंप ने 28 बार अब तक ये बोल चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया, मैंने शांति कराई है, उन्हें टैरिफ का टेरर देके कि मैं टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन एक भी बार प्रधानमंत्री की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने शांति कराई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल देते हैं कि शांति कराई है, तो हो सकता है 10 से 12% की डील मिल जाती ना। दिक्कत ये है कि हम कृषि प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्टों के लिए नहीं आ रहे। कई बार प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये कहा गया है कि मेरे को पर्सनली रूप से भी अगर कोई भी नुकसान झेलना पड़े तो मैं झेलूंगा, पर भारत के किसानों के साथ में कोई भी समझौता नहीं होगा।
अगर देखो, एक तो युद्ध रुकने की उम्मीद है, ये केवल जो सोट बैठे हैं ना वो भी एक एज पे बैठे हैं, मतलब वो भी सोच रहे हैं यार कहीं ऐसा नहीं हो डोनाल्ड ट्रंप बोल दें कि ठीक है यार युद्ध हो गया, हमारे दोनों की बात हो गई है और वहीं से बाजार घूम जाए। तो जो शॉर्ट करने वाले हैं वो भी घबरा रहे हैं अभी, और जो लॉन्ग करने वाले हैं वो भी घबरा रहे हैं कि यार ऐसा नहीं हो कि डोनाल्ड ट्रंप मिले और मिलते के साथ ही बोल दें कि पुतिन से बात करना बेकार है, उसने तो बोल दिया मैं तो अखंड रूस बनाने जा रहा हूँ और मैं तो और हमले तेज कर दूंगा। क्योंकि जैसे जैसे डेडलाइन नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जो यूरोप के देश है ना उनके अंदर भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेचैनी किस चीज़ की है? वो ये चाह रहे हैं कि भाई कुछ भी करके कैसे भी करके या तो इस डील को ये इनकी जो वार्ता हो रही है इसे हटाया जाए, और या इसमें यूक्रेन को एंटर किया जाए और कुछ जो यूरोप के देश हैं उन्हें एंटर किया जाए। क्या अगर ऐसा हो जाता है तो जो यूरोप के देश हैं उनकी कहीं ना कहीं अस्मिता का खतरा नहीं आ जाएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे बॉर्डर बना लेता है अगली बार वो फिर हमला करेगा, फिर कर देगा। भाई देखो, हालांकि जितनी शर्तें रूस ने रखी हैं उतनी शर्तों को यूक्रेन मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उन्होंने सीधा बोला है कि जहाँ तक मैं कब्जा कर लिया वो तो मेरा हो गया और आगे से आप नाटो में नहीं जाओगे। ठीक है, अब यूक्रेन बोलता है कि भाई मैं अपने लिए स्वयं वो हूँ। अब समस्या एक जगह नहीं है, समस्या ना अनेक जगह है। क्या है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध रुके जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले, दूसरी तरफ जो यूरोप के देश हैं वो चाहते हैं कि हमें चाहे यूक्रेन को अपने स्तर पर मदद देनी पड़े पर हमें यूक्रेन को रसिया के सामने अड़ा के रखना है, भिड़ा के रखना है। और ये सब जानते हैं कि यूक्रेन केवल मदद के सहारे जिंदा है। जब तक यूक्रेन को मदद मिल रही है तब तक ही यूक्रेन जी रहा है। अगर पीछे से उसको बैक सपोर्ट मिलनी बंद हो जाए तो वो कहीं नहीं टिक पाएगा। अभी आप ये मत बोलो कि बाजार के अंदर ट्रंप और टैरिफ दोनों का ट्रेलर और दोनों की तलवार अभी लटकी हुई है। वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये आदत आप भूलो मत। अभी वो बोल दें मैंने तो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था इसलिए मैं रुकवाया। हालांकि उनका अगर एक तर्क देखा जाए तो ये सही भी है कि रूस की तरफ चाइना, किम जोंग उन, भारत, अल्टीमेटली ब्राज़ील, है ना, ये रूस का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। ईरान तो वो चाह भी रहा है कि भाई अगर रूस के ऊपर डायरेक्ट अमेरिका एक्शन लेता है तो हो सकता है वर्ल्ड वार 3 हो जाए। कोई दो मत नहीं है, क्योंकि रूस की तरफ इनडायरेक्ट भारत 50% टैरिफ के बाद भी रूस के साथ में खड़ा है, चाइना खड़ा है, किम जोंग उन वो उसकी तो खैर बात ना करो, वो तो एक ही दांत की रोटी खाते हैं, ईरान खड़ा है और ब्राज़ील खड़ा है। जितने भी ब्रिक्स के देश हैं वो रूस की तरफ है। ठीक है, जिनमें जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं वो 4 हैं, तुम्हारा भारत, रूस, चाइना और किम जोंग उन, है ना। ईरान के पास अभी न्यूक्लियर पावर है कि नहीं है वो उसमें अभी संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ नाटो के और अमेरिका के देश हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका ने डायरेक्ट एक्शन लिया रूस के ऊपर तो हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 हो जाए। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं शांति कराना चाहता हूँ और शांति करा के ही वो नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं। उन्होंने आसिफ मुनीर को फिर बुला लिया अमेरिका में कि आप आ जाओ यार, एक रोटी 2 बोटी खा के जाओ। हालांकि अमेरिका ने एक चीज़ देखी, दूसरी चीज़ नहीं देखी। दूसरी चीज़ क्या है? देखो क्या है कि जहाँ पे जो कॉमनवेल्थ देश नहीं है ना उन देशों में हमारी होती है एम्बेसी, और जहाँ पे जो कॉमनवेल्थ है ना देश उनमें होता है हमारे हाई कमिश्नर। और जहाँ हाई कमिश्नर है, अभी भारत का जो एक हाई कमिश्नर है तुम्हारा पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वहाँ की जो ज़रूरी नेसेसरी है ना उनको भी काटा जा रहा है। वहाँ पे जो गैस की पाइपलाइन है ना, जो वहाँ का मतलब हमारे यहाँ पे हाई कमिश्नर जो वहाँ जाते हैं, वहाँ रहे हैं, अभी उनका परिवार है, उनको जो गैस की पाइपलाइन के माध्यम से जहाँ गैस पहुँचाई जा रही है वो रोक दे रही है। जो वहाँ के लोकल वेंडर हैं जो गैस सिलेंडर पहुँचाते हैं वो रोक दिया जा रहा है। वहाँ के जो डेली न्यूज़पेपर है जो उनको देते हैं, जिससे वहाँ की क्या होता है, इससे समस्या क्या है कि जो लोकल न्यूज़ हैं, जो हमारे यहाँ दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, भास्कर है, पत्रिका है, तो उससे डेली न्यूज़ का फ्लो बना रहता है, पता चलता रहता है कहाँ क्या खबर है। तो वो मना कर दी जा रही है। वेंडरों से बोल दे रहे हैं कि जो यहाँ के हाई कमिश्नर है भारत के, उनके सहयोग मत करो। कई बार ऐसा बयान दे दिया उन्होंने कि भारत अगर डैम बनाएगा तो हम उसके ऊपर मिसाइल मार के गिरा देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। तो ये भड़का हुआ है। बाकी हालांकि आधिकारिक रूप से इसको पाकिस्तान कभी भी शब्द नहीं करेगा कि हाँ मैंने ऐसा बोला है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान किस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है वियना संधि का। वियना संधि जो तुम्हारा वियना संधि है वो 1961 की संधि है, जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी कि भाई देखो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, बाकी अगर आपके कोई नेता है, आपके मंत्री हैं या आपके कोई डेलीगेशन दूसरे देश में है तो भले ही संबंध बिगड़ रहे हो, लेकिन उनसे डेलीगेशन को कुछ नहीं बोलोगे आप। ये यूनाइटेड नेशन और जो बड़े बड़े देश हैं, लगभग 195 देश हैं, वो वियना संधि को मानते हैं।
और उसके भी अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है कि आप ना इस तरह से नहीं कर सकते हो किसी भी रूप में। तो हालांकि वियना संधि का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, आर्टिकल 22वें अनुच्छेद का उल्लंघन किया है, इसको पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, पर पाकिस्तान मानेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान की आदत है पलट जाना। अभी तो उसके पीछे उसके आका खड़े हैं ना ट्रंप, तो उन्हें जैसा बोल देंगे वैसा वो मान लेंगे। अभी भारत के जो हाई कमीशन है उनको ज़रूरी नेसेसरीज नहीं दी जा रही। समस्या क्या है? समस्या है डोनाल्ड ट्रंप, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से भारत को अंडर प्रेशर में लिया जाए और प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए भारत से कहलवाया जाए। हो सकता है, ये भी कोई दो मत नहीं है कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप फिर से जो जम्मू कश्मीर वाला विषय है ना उसको उखाड़ दें कि जम्मू कश्मीर ऐसा, जम्मू कश्मीर ऐसा। उसकी आदत है, वो मानेगा नहीं। आप बताओ कि जिस व्यक्ति को जब से वो चुनाव मतलब राष्ट्रपति बना है, आज तक ऐसा कोई दिन रहा है जिस दिन वो अपने ट्वीट के कारण अपनी सुर्खियों में नहीं रहे हों। आज भारत के बाज़ार देखो, तुम जापान के बाज़ार देखो, लंदन के बाज़ार देखो, पेरिस के बाज़ार देखो, हांगकांग के बाज़ार देखो, सभी बाज़ार अच्छे झूम झमाझम चल रहे हैं। और हमारे यहाँ शंका है। शंका किस चीज़ की है? शंका है हमारे यहाँ टैरिफ की। आपको जान का आश्चर्य होगा साथियों कि भारत का जो डायमंड मार्केट है ना, जो सूरत में है ना, वहाँ पर जो दुनिया के अंदर जितने भी डायमंड बनते हैं, उन डायमंडों में हर 10 में से 8 डायमंड सूरत में पॉलिश हुए हुए होते हैं। सूरत में या तो बने होते हैं या तो पॉलिश हुए होते हैं। और ऐसे ही सूरत के कारोबारी से मेरी बात हो रही थी, डायमंड के कारोबारी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादातर जो डायमंड वो क्रिसमस के समय 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना पहले से हमें ऑर्डर मिलते हैं। इस बार उन्हें ऐसी आशंकाएँ जताई जा रही है कि जिस तरह से टैरिफ वाली सिस्टम चल रहा है ना, उस टैरिफ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा भारत को, और भारत में भी डायमंड के कारोबार को। क्योंकि डायमंड का अर्थ मतलब 40% मान लो आप मोटा मोटी, अगर सपोज करो 100 करोड़ का व्यापार होता तो 100 करोड़ में से 40 करोड़ अकेला अमेरिका का होता है। अमेरिका में लोग बाग जो क्रिसमस के समय पे कोई किसी को डायमंड रिंग देता है, कोई किसी को डायमंड का हार देता है, मतलब डायमंड जड़वाते हैं। बहुत से कोर्टों में भी अपने डायमंड जड़वा लेते हैं, क्योंकि ये है सब बड़े लोगों के खेल। तो डायमंड और हीरा कारोबार पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो बिजनेसेस हैं, जो बड़े लोग हैं, वो यहाँ तक भी इसका काट निकाल रहे हैं कि यहाँ से हम क्यों ना यूएई मतलब दुबई या तो यूएई या किसी ऐसे देश में जहाँ से अमेरिका का टैरिफ टक्कर नहीं है, वहाँ ले जाकर शिफ्ट कर दिया जाए। क्यों? उससे बिजनेस जाएगा, और बिजनेस जाएगा मतलब नौकरियाँ खतरे में आ जाएंगी। बहुत लोग हैं, लगभग अभी जब से टैरिफ हुआ है, जब से 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, वो जो हीरा कारोबार में काम करते थे, जो किसी न कहीं कोई पॉलिश करता था, उसकी कटिंग करता था, उन लोगों की छटनियाँ हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं? क्योंकि भाई बिजनेस उस तरह चल नहीं रहा है। टैरिफ के चलते लोग बाग ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तो आदमी बिठा के क्या करेगा? जैसे कंपनी होती है, आपने देखा होगा कोई भी कंपनी कैसे चलती है भाई, वो 50 आदमियों को लेके काम कर रहा है और उसका 20 रुपये बच रहे हैं, पता चला उसको ऑर्डर ही नहीं आ रहे। अब उसके 30 आदमी बैठे हैं, 20 आदमी से काम कर रहे हैं, तो वो 30 आदमी को हटा देगा ना, फिर वो 20 से काम कराएगा। अब पता चला उसकी कंपनी बंद होगी, अब वो 20 को भी घर से बिठा के थोड़ी देगा। वो बोलेगा भाई आप जाइए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अब आप जाओ। जो यही कंडीशन है, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, खासकर हीरा कारोबार में। अब टेक्सटाइल पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है इसका, लेकिन टेक्सटाइल से ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है डायमंड पे। क्योंकि टेक्सटाइल तो आप समझो, एक आप लोट भेजोगे इतना बड़ा, मतलब बड़ा बंडल बना के भेजोगे, तब जाकर आपको वो ज़्यादा 1 लाख का रहेगा। लेकिन हीरा एक नखून बराबर रहेगा और वो 1 लाख का रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम ऑफ द प्ले कहाँ पर है। तो पैसे का जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो डायमंड में है। डायमंड बड़ी परिस्थिति गंभीर चल रही है डायमंड की। क्यों चल रही है? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के कारण। हालांकि 25% जो टैरिफ है वो 27 अगस्त से लागू होगा, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे ना उनके पास में। ऑर्डर आएंगे तब तो उनकी फैक्ट्रियां चलेंगी। तो इससे एक तो रोजगार पे भी खतरा है। हो सकता है आने वाले जो 15 अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ अच्छा बोल दें हमारी डील हो गई, या युद्ध विराम हो रहा है तो भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बोल दें कि मेरी तो पुतिन से बात हुई है, पुतिन मानने के लिए तैयार नहीं है, अब मैं यूक्रेन की तरफ से हमला करने जा रहा हूँ। कुछ भी बोल सकता है, डोनाल्ड ट्रंप है वो। हमारे मोदी जी ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार हमें अब अमेरिका के ऊपर अपना रिटेलिटरी टैरिफ लगाना चाहिए। ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम अब जो 28% का जीएसटी ले रहे थे, अब अपने लोगों से नहीं लेंगे क्योंकि हमें देश में स्थिति गंभीर दिख रही है। तो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी कहने योग्य बात नहीं है। हाँ, आपको जो भी कुछ काम करना है वो अपने वित्त सलाहकार से पूछ के ही करें। नहीं तो स्टॉक मार्केट दोधारी तलवार है, आगे को भी इतनी चलती है, पीछे को भी इतनी चलती है। आगे चल गई तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, पीछे चल गई तो तुम्हारे लग जाएंगे।
करेंगे। जो भी कुछ करना है वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।